बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए की भरपाई की जाए, उनको घर दिया जाए और उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। जिनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया गया। ये गुजरात की सरकार और हमारी सरकार का रवैया देखिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और ये क्या करते हैं, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है तो सरकार पे बाध्य होता है, नहीं तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। वो क्यों नहीं हो रहा, ये मेरी भी समझ से परे है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश किन हालात से गुजर रहा है सभी महसूस कर रहे हैं। जो कोई भी देश का भला चाहता है, देश की जनता का भला चाहता है, समाज का भला चाहता है और आने वाले वक्त में कुछ बेहतर देखना चाहता है, वो काफी चिंता में है। अभी एक वाकया बहुत बड़ा हुआ जिसमें गुजरात में बिल्किस बानो का एक केस बहुत आप लोगों ने अखबारात में पढ़ा होगा। उनका गैंगरेप हुआ, फैमिली के 14 लोग मारे गए, जिनमें 3 साल की उनकी बच्ची भी थी। और उसके बाद जिन लोगों को सजा दी गई उनको इस मौजूदा सरकार ने छोड़ दिया सजा पूरी होने से पहले। उम्र कैद की सजा थी 11 लोगों को, 14 साल उनको जेल में हो गए थे, लेकिन वो इतना हीनियस क्राइम था कि लोग सुन करके भी नफरत करें। ऐसे हालात अब इस वक्त जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने भाषण में 15 अगस्त के भाषण में और बहुत सी बातें कही, महिलाओं के सम्मान की बात भी कही। उस सम्मान की बात के फौरन बाद उन्हीं के राज्य में, गुजरात में, ये इतना बड़ा वाकया हो जिसको आम तौर पर लोग अच्छी नजर से नहीं देख रहे। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर क्या क्या कुछ कहा, उस पर कितना लोगों को यकीन है, और आखिर अब हम कहां पहुंचे हैं, देश कहां पहुंचा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं। उनकी दर्जनों किताबें छपी हैं जिसमें हिंदू फंडामेंटलिज्म का उन्होंने विरोध किया है, कम्युनलिज्म, आतंकवाद, मुसलमानों के डेमोक्रेसी में हुकूक, दलितों की समस्याएं, डेमोक्रेसी, इस जैसे सब्जेक्ट्स पर दर्जनों किताबें आपने लिखी हैं। मेडिकल रिसर्चर भी हैं और आरएसएस के बारे में काफी गहराई से जानकारी है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से आपने एक तरह से शुरुआत की। आईआईटी बॉम्बे में 27 साल एक ताल्लुक रहा, प्रोफेसर के तौर पर भी और मुख्तलिफ हैसियत से। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि वो बिल्किस बानो जिसको अब ये कहना पड़ रहा है कि मुझे अमन के साथ और सेफ्टी के साथ जिंदा रहने का मुझे हक दो, और ये भी कहा है कि मेरा जो अदलिया पर, जुडिशरी पर जो विश्वास था, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके कहीं आसपास कोई ये खातून होती तो उसकी तकलीफ को आप कैसे महसूस करते? देखिए काज़मी जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। फिर से दोहरा दूं कि मैं पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ। इतिहास तो मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए। खैर एनीवे, जहाँ तक कि बिल्किस बानो का सवाल है, ये इतना एक दर्दनाक किस्सा है कि जिसको बयान करना अपने आप में मुश्किल है। और आपने शुरुआत में जो बात कही कि हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वैसे उनकी बातों में और उनके करने में बहुत फ़र्क रहता है। कथनी और करनी में कोई मेल नहीं रहता। पहले भी वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसे शब्दों का उपयोग वो कर चुके हैं।
और अभी तो उसकी इंतहा हो गई। इंतहा ऐसे हो गई कि भाई एक बिल्किस बहनों जैसी व्यक्ति जो गुजरात के दंगों में पीड़ित थी, और उसका आपने थोड़े से में दिया है, मैं उसको थोड़ा और विस्तार में बताना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो के परिवार पे जब हमला हुआ तो उसमें करीब 27-28 लोग थे। ये लोग खेतों में छुप गए और बिल्किस बानो की गोद में 3 साल की उनकी बच्ची थी और उनके गर्भ में दूसरा बच्चा पल रहा था, यानी वो गर्भवती थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। तो ऐसे हालात में उन लोगों ने जो सांप्रदायिक एजेंडा के चलते आक्रमण किया, उसमें अब जो कहते हैं ना हैवानियत की हदों को पार करना, वैसा अपराध ये था। और जैसा आपने बताया कि बिल्किस बानो के परिवार के 13-14 लोग मारे गए, उनकी जो गोद की बच्ची को छीन कर जमीन पर पटका गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब ये इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद तो मैं खैर बिल्किस बानो तो किस अवस्था में गई होंगी, कैसे उन्होंने जीवन जिया होगा, और इवन कानूनी लड़ाई में वो आखिर तक जा सकी, उसमें भी एक एनजीओ का हाथ था, जिसमें गगन सेठी थे, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस में उसमें बहुत काम किया। आखिर में वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। बहुत सारे लीगल चीज़ों को मैं नहीं बताना चाहता कि उसमें से 19 लोगों पर मामला तय हुआ, जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे 19 लोगों के खिलाफ। उसमें से 7 लोगों के खिलाफ बहुत पुख्ता नहीं थे, उनको छोड़ दिया गया, एक व्यक्ति मर गया, तो बाकी 11 लोग, इनको सजा दी गई। इसी के साथ साथ दूसरी एक बात देखिए कि बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए की भरपाई की जाए, उनको घर दिया जाए और उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए, जिनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया गया। ये गुजरात की सरकार और हमारी सरकार का रवैया देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और ये क्या करते हैं, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है तो सरकार पे बाध्य होता है, नहीं तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। वो क्यों नहीं हो रहा, ये मेरी भी समझ से परे है। दूसरा, जहाँ तक रेमिशन का सवाल है, इसमें से एक जो राधेश्याम नाम का व्यक्ति था, उसने जेल के कारावास के 15 साल पूरे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी कि मेरे इस सजा को रेमिशन दिया जाए। अब ये एक कोर्ट में प्राविधान है रेमिशन का, कि अगर किसी की सजा 15 साल हो चुकी हो तो सरकार कुछ कारणों से इस सजा को आगे पूरा बंद कर सकती है। पर उसमें एक दूसरी बात यह है कि जो लोग रेप के मामले में जेल में हैं या मर्डर के मामले में जेल में हैं, बलात्कार या हत्या के मामले में जेल में हैं, उनकी सजा को रेमिशन नहीं हो सकता। उसके बावजूद अब जब मामला आया तो गुजरात सरकार ने स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी इसके लिए बनाई कि इनको रेमिशन देना है, और उसके आधार पे इनको रेमिशन करके 11 लोगों को छोड़ दिया गया। और ये प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद ही हुआ, जब उन्होंने कहा नारी का सम्मान होना चाहिए। अब जितना दर्दनाक ये बात है कि बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ा जा रहा है, उतनी ही दर्दनाक बात ये है कि जब वो छूट कर आए तो वीएचपी ने उनका सम्मान किया, फूलों की माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। ये कौन सी सभ्यता का भाग है? हम अपनी सभ्यता का गुणगान करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से बारबेरिज्म, जिसको वहशीपन है, उसकी सीमा में है कि आप हत्यारे बलात्कार का सम्मान कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ बिल्किस बानो ने पहला बयान दिया कि मैं बहुत खौफ में जी रही हूँ। जिन लोगों ने इनके परिवार पे हमला किया वही लोग छूट कर आ गए। अब कम से कम ये बिल्किस बानो जिंदगी से समझौता करके जीना सीख रही थी, और उसके बीच में ये घटना हुई, तो उन पे कितना बुरा असर होगा इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। उनके हत्यारे बलात्कारी जो जेल में थे वो छूट कर फिर से आ गए। अब इसमें एक तीसरा मुद्दा मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था की जो परिणाम है वो अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मैं पूरे हिस्से को जोड़ना चाहता हूँ
कि पिछले 20-25 साल से, खासतौर से बम्बई के दंगों के बाद, बम्बई में जो कत्लेआम हुआ उसके बाद से मेरा एक अवलोकन था कि अभी दो प्रकार की न्याय व्यवस्था आ गई। एक न्याय व्यवस्था जो हमने देखा बम्बई में दंगों में करीब 1000 लोग मारे गए और उसमें बहुत लोगों को ज़्यादातर सज़ा नहीं हुई। ये 1000 लोग जो मारे गए उनमें ज़्यादातर को सज़ा नहीं हुई। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट में 237 लोग मारे गए और उसमें किसी को फांसी हुई, किसी को उम्र कैद हुई, किसी को बाकी सजाएं हुई। तो यहाँ आप देखिए, एक तरफ 1000 लोग मरते हैं, किसी को बड़ी सजा नहीं होती, दूसरी तरफ बॉम्ब ब्लास्ट से लोग मरते हैं, सजा तो होनी चाहिए, सब लोगों को होनी चाहिए। तो बम्बई के दंगों के बाद जिन्होंने अपराध में जो पाए गए थे, श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट ने, श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट ने उसको अंडरलाइन किया कि ये अपराधी हैं, सजा नहीं हुई, कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये एक बात है। दूसरी बात ये है, एक डॉक्टर विभूति नारायण राय की एक स्टडी आई थी, कॉम्बैटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। डॉक्टर विभूति नारायण राय ये उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे और इन्होंने इस पर बहुत गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि ये दंगों में मारे जाने वालों में ज़्यादा मुसलमान होते हैं, मारे जाने वालों में मुसलमान ज़्यादा होते हैं और जिनको सज़ा दी जाती है वो भी मुसलमान ज़्यादा होते हैं। अब ये हमारे सिस्टम का एक आप तरीका देखिए कि हमारा सिस्टम किस तरफ घूम रहा है। तीसरा एक बहुत बड़े विद्वान हैं पॉल ब्रास, और उन्होंने भी यही अवलोकन किया कि यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल राइट मैकेनिज्म, यानी दंगों का एक पूरा पैटर्न बना हुआ है जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ अफवाहें उड़ाना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अफवाहें उड़ाना, फिर दंगे करवाना, और इस नाम पे कि ये मुसलमानों ने दंगों को शुरू किया है, ये भी मैकेनिज्म बना हुआ है कि दंगे तो करना है पर दिखाना भी ये है कि मुसलमानों ने दंगे शुरू किए। ये भी एक बहुत चालाक तरीका है। तो उसके चलते भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हैं, अब पहले तो दंगे कह सकते थे, दंगे ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, पर अब दंगे नहीं रहे। ये मुस्लिम विरोधी हिंसा हो गई है जिसको यहाँ की सरकार, यहाँ की व्यवस्था एक प्रकार का बढ़ावा, एक प्रकार का संरक्षण दे रही है। और जहाँ तक हमारी कोर्ट्स का भी सवाल है, अभी जब ये 15-11 लोग छोड़े गए तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने सुओ मोटो, अंग्रेजी में सुओ मोटो कहते हैं, खुद होकर इसकी दखल लेना चाहिए कि निर्भया के मामले के बाद, याद कीजिए निर्भया के मामले के बाद जस्टिस वर्मा कमीशन बैठा था और उन्होंने उसके बाद ये जो रेमिशन का मामला किस प्रकार से सोचा जाना चाहिए, क्या बलात्कारियों को रेमिशन देना चाहिए, जो हत्या करने वाले हैं उनको तो रेमिशन का वैसे ही प्रावधान नहीं है। तीसरी बात मुझे याद आती है, दो और घटनाएं याद आती हैं। एक आपको याद होगा, शंभूलाल रेगर। शंभूलाल रेगर ने भी एक मुसलमान जो मजदूर था उसकी हत्या की, उसका वीडियो बनाया, उसको वायरल किया और ये शंभूलाल रेगर का भी सत्कार किया गया, उसके लिए निधि जमा की गई। तीसरी बात आपको याद दिला दूं, मोहम्मद अखलाक का जो लिंचिंग हुआ, उसके बाद एक अपराधी जेल में था, जेल में डेंगू मलेरिया किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, तो केंद्रीय मंत्री, कल्चरल मंत्री महेश शर्मा वहां आए और उसके शरीर पर तिरंगा लपेटा। तीसरी बात देखिए कि झारखंड बिहार के, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पहले एक मंत्री थे जसवंत सिन्हा, तो यशवंत सिन्हा जी के जो सुपुत्र वो बीजेपी में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मर्डर के एक्यूज थे उनको बेल मिली। मर्डर एक्यूज और लिंचिंग के मामले में मर्डर एक्यूज थे, उनको बेल मिली, तो उसका सत्कार मंत्री महोदय ने खुद किया। तो मुझे लगता है कि हम जो दावा करते हैं हम एक सभ्य समाज हैं, और आज इस धर्म के नाम की राजनीति ने हमारी सभ्यता को मीलों मीलों पीछे धकेल दिया है, और जो हम इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत की बात के बदले एक हैवानियत की बात समाज में चल रही है, और ख़ास तौर से मुख्य रूप से मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ थोड़ा सा जो हिंसा हो रही है, जो पैटर्न बन गया है, पूरा पैटर्न देखिए। अब
इसमें एक और बात बताता हूँ कि ये धर्म की नाम की राजनीति, ये बलात्कार को भी एक हथियार मानती है। ये बलात्कार को, स्त्री के शरीर पे नियंत्रण को एक हथियार मानती है। और इसके लिए मैं थोड़ा-सा उल्लेख करना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्रवाद के जो सबसे बड़े थ्योरिटिशियन हैं, विनायक दामोदर सावरकर, उनकी एक घटना याद रखना चाहिए। शिवाजी महाराज, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज एक महाराष्ट्र के महान राजा हो गए हैं। शिवाजी महाराज की सावरकर आलोचना करते हैं। आलोचना क्या करते हैं? क्योंकि शिवाजी महाराज की फौज गई थी कल्याण, लूटपाट के साथ साथ कल्याण के सूबेदार की सुंदर पुत्र वधू को उठाकर वो ले आए और उन्होंने कहा, महाराज हम आपको ये भेंट करते हैं। शिवाजी महाराज नाराज हो गए, उसने उनको वापस कर दिया कि एक पराई स्त्री पर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो इस घटना का सावरकर उल्लेख करते हैं और शिवाजी की आलोचना करते हैं कि शिवाजी महाराज ने उसको क्यों छोड़ दिया। ये तो मौका था कि जो बदला लेने का, जो हिंदू स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है उसको बदला लेने का। नहीं, सांप्रदायिक राजनीति स्त्री के शरीर को एक मैदान बनाती है जिस पर चढ़कर सांप्रदायिक हिंसा को मजबूत किया जाता है। और इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता कि एक समाज में हत्यारों को, बलात्कारियों का सत्कार हो रहा हो और सरकार, ये सरकार वहाँ गुजरात में जो सरकार है, मोदी से शुरुआत हुई, मोदी ने जिसको गुजरात मॉडल कहते हैं, गुजरात मॉडल से बात चली और वो सरकार, क्योंकि रेमिशन कानून में बैठता नहीं था तो स्पेशल कमेटी बनाई और कमेटी में भी उसी प्रकार के मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने इसको ये कर दिया और इसमें केंद्रीय सरकार ने भी कोई रोका नहीं। अभी वक्त आया है, कल से मैं देख रहा हूँ तो ऑल इंडिया विमेंस फेडरेशन जो है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस फेडरेशन, उसने कॉल दिया है कि हम शहर शहर में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये मैं अच्छी बात भी बताना चाहता हूँ कि स्त्रियों में चेतना भी ऐसी है कि धर्म की सीमाओं के परे स्त्री एक स्त्री है, उसका जो अपमान किया जाता है उसके लिए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन ने एक कॉल दिया है कि पूरे देश भर में इसका हम विरोध करेंगे और बिल्किस बानो के लिए न्याय करेंगे। और यहाँ तक भी जो अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोशिशें ये हो रही हैं कि कोर्ट को फिर से अप्रोच किया जाए और ये रेमिशन जो दिया गया, इनको छोड़ा गया है, इसको कैंसिल करके फिर से इनको जेल में डाला जाए। ये सब प्रयत्न भी समाज में शुरू। जी, ये इस देश की खूबी है कि जहां बहुत सी कमियां, खराबियां हैं, उसके साथ साथ बहुत लोग अच्छे हैं और उसी वजह से देश आगे बढ़ पा रहा है। लेकिन मैं एक सवाल इस मौके पे ये करना चाहता हूं, आपने कई मिसालें दी जिसमें सरकार के मंत्री ऐसे आरोपियों को उन्होंने इज्जत दी, सम्मान दिया और एक तरह से सांप्रदायिक दंगों का एक मैकेनिज्म का भी आपने जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि अब दंगे नहीं रहे, मुस्लिम विरोधी हिंसा में बदल चुके हैं। ऐसे हालात में क्या क्या कहीं कोई कानून इजाजत देता है अगर अपने यहाँ की अदालतों पर इंसाफ के ना मिलने की उम्मीद बढ़ जाए या खतरा बढ़ जाए, जिसका बिल्किस बानो ने इशारा दिया है। बिल्किस बानो का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि मेरा जो विश्वास था अदालत पर उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ऐसी सूरत में जहां सरकार के ही लोग, सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग प्रधानमंत्री के इस बयान के बावजूद इस तरह से इनको छोड़ देते हैं 11 लोगों को, क्या कहीं कोई और गुंजाइश है कोई कानूनी लड़ाई लड़ने की? क्या कहीं कोई, मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कहीं जाए, कोई जाए तो आखिर कहां जाए? अगर अपने यहाँ की अदालतों के बारे में ये बातें बार बार सामने आ रही हैं, हमें अब तक याद है कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ने बहुत से फैसले दिए सरकार को जो सूट करते थे और उसके बाद उन्हें राज्यसभा दे दी गई। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता हुआ नजर आए तो वो विश्वास बहाली कोई मुमकिन है या कहीं इंटरनेशनल कोर्ट में जाना कोई रास्ता है? देखिए, मैं कानून का इतना जानकार नहीं हूं, पर इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए सरकार के माध्यम से जाना पड़ता होगा।
ऐसा मैं गेस करता हूँ। और ये सरकार तो उस प्रकार से कुछ करने वाली नहीं है। अभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता क्या मिल सकती है मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी हमने नुपुर शर्मा के केस में देखा, यहाँ की सरकार चुप थी, पर जब गल्फ कंट्री से प्रेशर आया तो उन्होंने थोड़ा बहुत दिखावा किया एक्शन लेने का। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय से ज्यादा जो बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत जिसको मैं मानता हूँ, वो है इंसानियत की अदालत। और इंसानियत की अदालत में जो लोग, जैसे मैंने इसका उल्लेख किया, यहाँ जगह जगह प्रदर्शन हो, एक कैंपेन चलाई जाए, कैंपेन जिसको वो हम कहते हैं पिटीशन, लोगों की दरख्वास्त लेके राष्ट्रपति को मिला जाए, राष्ट्रपति भी एक महिला है, वो इस दर्द को समझ सकें, ऐसी उम्मीद की जाए। तो समाज में नीचे से सभी लोगों की आवाज अलग अलग तरीके तक ऊपर पहुंचाने की कोशिश की जाए, और जुडिशरी के विवेक पर, जुडिशरी के विवेक को जागरूक करने की कोशिश की जाए। कॉन्शियंस ऑफ द जुडिशरी जो कई बार हिल जाता है सरकारी दबाव से, उसको हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार के जो दबाव, सामाजिक चेतना का सरकार पर प्रभाव, जुडिशरी पर प्रभाव, और राष्ट्रपति को भी इसमें अपील करना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, और जो चीज गलत हो रही है, एक महिला, वो भी एक महिला है, एक दूसरी महिला पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में वो कुछ करें। मुझे तो यही रास्ते दिखते हैं, और इसलिए मैं ऑल इंडिया आइडवा का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कदम उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर में हजारों, लाखों, करोड़ों महिलाएं और पुरुष इसके लिए आंदोलन करेंगे। ये जो गैर इंसाफी हुई है, ये एक महिला की गैर इंसाफी, केवल ये बिल्किस बानो के खिलाफ गैर इंसाफी नहीं है, ये स्त्री जमात के खिलाफ एक पूरा बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो इसके लिए देश भर में करोड़ों पुरुष और महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से आके प्रोटेस्ट करें, ताकि बिल्किस बानो को राहत मिल सके, ये 11 लोगों को फिर से जेल में डाला जा सके, और जो बिल्किस बानो को वादा किया गया था 50 लाख रुपए, एक घर और एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, वो देने की तुरंत व्यवस्था की जाए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा पुनियानी जी, आखिर में मैं एक थोड़ा सा इससे हट करके, आप चूंकि आरएसएस और हिंदुत्व के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक 25 साल के लिए प्रण लेने की बात कुछ कही है, पंच प्रण जिसे कहा गया है। ये अब से पहले जो प्रधानमंत्री लाल किले पर बोलते रहे हैं, उन्होंने आमतौर पर अपने कार्यकाल के बचे हुए सालों के बारे में ही प्लान बताया है। ये 25 साल का जो प्लान दिया गया, अब से पहले 2022 की बातें बहुत कही गई थी, अब ये भी गुजर गया, तो अब 2047 की बात शुरू हो गई। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही आप शायद उसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते। इसमें मैं दो पहलुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला पहलू तो ये है, प्रधानमंत्री जी हर साल नई लिस्ट बनाते हैं और पुरानी लिस्ट को भुला देते हैं। 2014 में जो प्रण थे, वो तो न उनको याद है, न लोगों ने याद रखे। अब ये नए प्रण ले लिए, और ये मेरे ख्याल से लोगों को एक भुलावे में रखने का तकनीक है। पहली बात, उनके जो प्रण रहते हैं उसको लागू करने की कोई इच्छा उसमें हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और दूसरा, अभी वो जो 25 साल और की बात कर रहे हैं, ये शायद वो उम्मीद करते होंगे कि जिस प्रकार से हमारे पास मनी पावर है, मैन पावर है, मसल पावर है, ईवीएम मशीन्स हैं, तो हमको कौन हरा सकता है। हो सकता है कहीं से वो एक इस तरफ इशारा दे रहे होंगे, पर उसमें भी मुझे लगता है कि अभी अगर ऐसा उनका इशारा है तो सही होना जरूरी नहीं है। बिहार ने बता दिया कि हर जगह वो महाराष्ट्र का जैसा खेल नहीं खेल सकते, मध्य प्रदेश के जैसा खेल नहीं खेल सकते। लोगों की तकलीफ, दुख, पीड़ा, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ये इतनी है कि लोग निश्चित रूप से एक बेहतर रास्ता चुनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। मैं ज्यादा लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा कि सोशल मीडिया पर जाहिर है बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, और किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए हमें लगता है कि
बात वहीं तक रखें जहां लोग अच्छे से समझ सकें, गौर कर सकें। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि राम पुनियानी जी ने बहुत काम किया है। आप लोग गूगल करके देखें, बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं और उन किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। और जो एक ये अंधभक्ति का जो एक तूफान लाया गया, और अब तो वो तूफान भी भूख के नीचे दबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भूख के मुकाबले में कोई भी नशा काम नहीं कर सकता। जो नशे वाला आदमी भी होता है, जब उसे भूख लगती है तो वो भी रोटी मांगता है। तो अब ऐसा लगता है कि हालात ऐसे बदलते जा रहे हैं। पुनियानी जी को समझने के लिए उनकी वीडियोस, बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी और किताबें हैं, उन्हें आप पढ़ें तो आप उनके नजरियात को और ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनियानी जी, हमें आपने समय दिया। फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।